नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। वैसे तो संसद में बैठे हमारे नेताओं के लिए चिल्लाना और गाली गलौज करना आम बात है। कभी कभी लगता है अनपार्लियामेंट्री भाषा का मतलब सच बोलना और साफ सुथरा बोलना है, क्योंकि पार्लियामेंट्री भाषा तो सच में काफ़ी खराब हो चुकी है। लेकिन एक वाकया जुआ की लड़ाई से आगे चला गया। वक्फ बिल को डिस्कशन करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मीटिंग चल रही थी। जेपीसी का मतलब होता है कि वो कमेटी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से सांसद होते हैं। इस कमेटी में भी ऐसा ही था। जगदम्बिका पाल, जो कि पूर्व कांग्रेस के नेता हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो कमेटी को चेयर कर रहे थे। तभी तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के अभिजीत गांगुली में बहसबाजी हो गई। बहस ने फिर अभद्र शब्दों का रूप ले लिया। बढ़ते हुए पारे के बीच कल्याण बनर्जी ने साथ में रखी पानी की पीने वाली बोतल टेबल पर दे मारी। बोतल कांच की थी, टूट गई और कल्याण बनर्जी के अंगूठे और उंगली में चोट आ गई, टाँके लगवाने पड़े। बात यहीं तक रहती तो शायद बड़ा मुद्दा ना बनता, मगर कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल गजब आदमी है। एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, आपको याद होगा। पाल साहब का कहना है कि बनर्जी उन्हें चोट पहुंचाना चाहते थे। ऐसा होते ही कमेटी बिग बॉस का घर बन गई। जैसे बिग बॉस में होता ना, डिशम डिशम डिशम। टीवी चैनलों पर बहस गरम है, जिसमें कल्याण बनर्जी के समर्थक कह रहे हैं कि किसी और को मारना होता तो सीधे बोतल उठा के मार देते, अपना हाथ क्यों फुड़वाते। वहीं दूसरी तरफ जगदम्बिका पाल का कहना है कि मुझ पर बोतल से हमला हुआ है, मेरी आंख भी जा सकती थी। और ये तो ईश्वर की कृपा है कि नैरो एस्केप हुआ, मेरे ही सामने आके गिरा। ये भी तो नहीं कि हुआ और मेरे सामने गिरा। अगर वो मेरे ऊपर बोतल गिर जाती तो मेरी आंख भी जा सकती थी, मेरे चेहरे पे कितना नुकसान हो सकता था। इस घटना के बाद पक्ष और विपक्ष फिर से सब लोग दो खेमों में बंट गए। भाजपा के निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव रखा कि बनर्जी को उनके व्यवहार के लिए कमेटी से निष्कासित कर देना चाहिए। जबरदस्त आदमी हैं निशिकांत दुबे, जाने कहाँ की कहाँ निकाल के ले आते हैं। हालांकि बहस के दौरान ये बिग बॉस का ये प्रस्ताव पास हुआ कि एक दिन के लिए कल्याण बनर्जी को सस्पेंड किया जाए। भाजपा के 9 लोगों ने पक्ष में और बाकी 8 लोगों ने विपक्ष में इस बात पर वोट किया। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कल्याण बनर्जी और अभिजीत गांगुली आखिर हैं कौन, जिनके बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि बोतल तोड़ने फोड़ने की नौबत आ गई। कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। बंगाल के सेरमपुर इलाके से 4 बार के सांसद हैं। संसद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब शोरगुल किया जाता है तो ये विपक्ष की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, यानी चीखने चिल्लाने में कोई कोताही नहीं रखते। लेकिन इनका नाम चर्चा में आया जब ये संसद के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते दिखे। धनखड़ साहब जिस तरह हाथ जोड़कर और झुककर यूं करके ड्रामा करके मोदी जी से मिलते हैं, उस बात का मजाक उड़ाया जा रहा था। धनखड़ साहब और भाजपा को यह हजम नहीं हुआ। धनखड़ साहब को तो बड़ी जोर की हरी मिर्च लग गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की खास खूबी है, वो स्कूल में पढ़ने वाले उस चिड़चिड़े बच्चे की तरह है जो सबका मजाक उड़ाता है, मगर जब अपने ऊपर मजाक बनता है तो सहन नहीं कर पाता। कल की मीटिंग से शुरू करते हैं। जिन निशिकांत दुबे को कल्याण बनर्जी का बोतल तोड़ना नागवार गुजरा, संसद की मर्यादा के परे लगा और उनको सस्पेंड करने के लिए जो प्रस्ताव लिया है, उन निशिकांत दुबे जी का खुद का बर्ताव देखने योग्य है। पिछली सरकार में तृणमूल की महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे की संसद में बहस अक्सर होती रहती थी, मगर जब महुआ मोइत्रा को भाजपा आईटी सेल के लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, धमकियां देनी शुरू करी, तो निशिकांत दुबे ट्विटर पर क्या लिखते हैं ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद व मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्का कमेंट नहीं करें। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधू तक को सम्मान समाज ने दिया है। हिंदी साहित्य जिसने पढ़ा है वो जानता है, नगर वधू का मतलब उस वैश्य से होता था जो राजा की प्रिय होती थी। अब सोचिए, ये हमारे सांसद जी हैं, क्या काबिल सांसद हैं जो अपनी साथी महिला सांसद को नगर वधू बता रहे हैं। और दुबे जी की ये इकलौती घटना नहीं है। दुबे जी का विवादों से पुराना नाता रहा है, पुरानी दोस्ती रही है। अगस्त 2022 की घटना है। निशिकांत दुबे, इनके 2 बेटे, साथी सांसद मनोज तिवारी और 5 लोग देवघर में थे।
वहां से चार्टर्ड फ्लाइट लेकर वापस दिल्ली आना चाहते थे, मगर देवगढ़ एयरपोर्ट ने सुरक्षा मानकों के हिसाब से उस वक्त उड़ान नहीं भर सकते ये कह दिया। तो द्विवेदी के साथ यानी ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिस में घुस गए, जबरन क्लियरेंस मांगने लगे। इस बाबत एयरपोर्ट स्टाफ ने सबके खिलाफ FIR करा दी। ये FIR झारखंड हाई कोर्ट ने रद्द कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब JPC के दौरान उपजे इस विवाद के दूसरे किरदार से मिलते हैं। वो है भारतीय जनता पार्टी से पहली बार के सांसद अभिजीत गांगुली। लेकिन अभिजीत जी राजनीतिक जीवन शुरू करने से पहले चर्चा में आ गए थे। वो बंगाल हाई कोर्ट के जज थे, रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से पहले लोकसभा चुनाव थे, इसलिए अपनी रिटायरमेंट से 2 महीने पहले साहब ने इस्तीफा दे दिया और 2 घंटे के भीतर भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। न्यायपालिका के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। बहुत सवाल उठे कि इतनी जल्दी भाजपा में शामिल हो गए, यानी पहले से बात चल रही होगी। तो गांगुली जी की बात आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। इन्होंने कहा ज़्यादा नहीं, पर पहले से बस 2 हफ्ते से संपर्क में था। अब बताइए हाई कोर्ट के जज की क्या ताकत होती है। 2 हफ्ते छोड़िए, अगर कोई जज 2 दिन से भी संपर्क में है तो वो आखिरी दिन भी ऐसा फैसला सुना सकता है जिसका परिणाम किसी एक के पक्ष में बहुत दूर तक चला जाएगा। ममता बनर्जी हमेशा से कह रही थी कि जस्टिस गांगुली भाजपा के पक्ष में हैं। पिछले साल एक पेंडिंग केस को सुनते हुए उन्होंने इंटरव्यू भी दे डाला था, जिसमें उन्होंने कहा कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को 3 महीने की सजा हो सकती है। खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि केस सुनते हुए जज को इंटरव्यू देने का अधिकार नहीं है, मगर गांगुली जी को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। कलकत्ता हाई कोर्ट में इनका और विवादों का पुराना नाता रहा है। एक बार अपने कोर्ट में एक वकील को ही जेल भेजने का हुक्म दे डाला। बार एसोसिएशन ने फिर तगड़ा विरोध किया और भारत के इतिहास में अभिजीत गांगुली वो पहले जज बने जिनको वकीलों से माफी मांगनी पड़ी। और ऐसे महानुभाव को भाजपा ने पलके बिछाकर चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दे दिया, पार्टी में शामिल करा दिया। खैर भाजपा किसे टिकट दे या किसे नहीं, ये भाजपा जाने। हम वापस JPC की घटना पर आते हैं। कल्याण बनर्जी ने खुद को चोट पहुंचाई या जगदम्बिका पाल के हिसाब से वो उनको बोतल मारना चाहते थे, ये तो JPC के अंदर का विषय है और उन्हें ही पता लगाना है। सवाल हमारे लिए है कि आखिर ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा होगा जो माहौल इतना गर्म हो गया। डिस्कशन का विषय था वक्फ बोर्ड बिल। इस मुद्दे से हमारे देश की राजनीति काफी वक्त से गरमाई हुई है। 8 अगस्त को मोदी सरकार ने यह बिल लोकसभा में पेश किया। हिंदू मुसलमान होता उससे पहले नीतीश ने और चंद्रबाबू नायडू ने आंखें तरेरी और उस वक्त ये JPC कमेटी को भेज दिया गया। सब पार्टियों में से मौजूद सांसद अब इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि कौन से बदले जाने वाले नियम ठीक हैं और कौन से नहीं। JPC ने जनता से भी सुझाव मांगे और इतिहास में पहली बार 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने सुझाव भेज दिए। भाजपा के निशिकांत दुबे के अनुसार ये चीन का साइबर अटैक है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आम जनता से इतने लोगों के जवाब आ जाए। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है यह संख्या तो और भी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि 5 करोड़ मुसलमानों ने जवाब भेजे थे। अब 1 करोड़ जवाब हो या फिर 5 करोड़, इस मुद्दे ने जनता में भी हलचल पैदा कर रखी है। व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज चलाए जा रहे हैं कि हिंदू धर्म को बचाना है तो वक्फ बिल का समर्थन करो। अब आखिर में ये वक्फ बिल क्या भला है और हिंदू धर्म का इससे क्या लेना देना है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वक्फ उस जमीन को कहते हैं जो इस्लाम धर्म में धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए दान दे दी जाती है। दान देने के बाद वो संपत्ति सीधे तौर पर खुदा की संपत्ति मानी जाती है, यानी दोबारा से उस पर वारिसाना हक नहीं हो सकता। जो संस्था इस तरह की जमीनों की देखभाल और रखरखाव करती है उसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए किसी अमीर आदमी के पास 5 एकड़ जमीन थी और वो उसमें से 1 एकड़ जमीन दान दे दे और फिर जमीन पर कोई मस्जिद, स्कूल या अस्पताल बन जाए तो उसे उस इलाके का वक्फ बोर्ड संभालेगा। अखबारों के हवाले से तो हमारे देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। पूरे देश में 8 लाख के करीब ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड संभालता है, जिनका एरिया 8 लाख एकड़ के आसपास है। 1995 में वक्फ एक्ट लाया गया, जिसमें बताया गया कि वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड कैसे बनेगा, उसके सदस्य कौन होंगे, अगर किसी संपत्ति को लेकर झगड़ा है तो उसका फैसला कैसे होगा। अब मोदी जी इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, जिसके लिए बिल आया है
और कमाल की बात यह है कि इस बिल का सबसे पहला मकसद इस कानून का नाम बदलना है। वक्फ एक्ट 1995 का नया नाम होगा एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम। नाम बदलने में सरकार का कोई सानी नहीं है। मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि वो वक्फ को सशक्त और दक्ष करना चाहते हैं। मोदी जी केवल मुसलमानों का विकास करना चाहते हैं, हिंदुओं से उनका कोई मतलब नहीं है। कम से कम ऐसी कहानियां सुन के तो ये लगता है उसका विकास चाहते हैं। मगर वक्फ के नेताओं और बाकी मुस्लिम नेताओं ने इस बात को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार इस्लाम धर्म के अंदर घुसना चाहती है और वो जमीनें छीनना चाहती है जिन पर इस्लाम धर्म के धार्मिक और सामाजिक काम चल रहे हैं। दोनों तरफ की बातों को बदले हुए नियमों को नज़र से देख लेते हैं। पहले के कानून में लिखा है कि 3 तरीके से कोई संपत्ति वक्फ बन सकती है। सबसे पहले कोई व्यक्ति खुद अपनी जमीन को वक्फ में देने की घोषणा कर दे। दूसरा तरीका, जब बहुत सालों से कोई जमीन धार्मिक कारणों से ही इस्तेमाल हो रही हो तो खुद भी वो वक्फ की संपत्ति मान ली जाएगी। तीसरा ये कि अगर मुस्लिम बिना किसी वारिस के मर जाए तो ऐसी संपत्ति भी वक्फ में दी जा सकती है। बदले हुए नियम में कहा गया है कि कोई गैर मुस्लिम आदमी तो अपनी जमीन वक्फ में दे ही नहीं सकता। यानी कोई गैर मुस्लिम चाहे कि उसकी जमीन किसी इस्लामिक कार्य के लिए चली जाए तो वो ऐसा नहीं कर सकता, दान भी नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करने के लिए इस्लाम धर्म को कबूल भी कर ले तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि कम से कम 5 साल तक उसे मुसलमान रहना होगा। खैर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। पहली बात तो आजकल ज़मीन इतनी किसके पास है कि वो दान दे दे, और वो भी दूसरे धर्म को दान दे दे। वो पुराने ज़माने थे जब कभी कभी हिंदू राजा मस्जिद बनवा दिया करते थे या मुगलों ने मंदिरों के लिए ज़मीन दे दी हो। आज के धार्मिक कट्टरता के माहौल में तो लोग अपने मंदिर मस्जिदों में शांति से बैठे रहें, यही बहुत बड़ी बात है। असली मसला दूसरे नियम का है। सरकार ने नए कानून में कहा है कि अगर ये सिद्ध होगा कि कोई ज़मीन सरकार की है तो भले वहाँ कितने भी वक्त से वक्फ बोर्ड का कब्जा हो, वो ज़मीन वापस सरकारी हो जाएगी। ऐसा एक मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले 2 सालों से चल रहा है। यहाँ सरकार का दावा है कि 1911 से 1914 के बीच दिल्ली की 123 संपत्तियाँ उस वक्त को भारत सरकार के कब्जे में आ गई थी। वहीं वक्फ बोर्ड का कहना है कि सैकड़ों सालों से जमीन धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब इन सब मसलों को सुलझाने समझने में देश के अलग अलग कोर्ट को सालों लगेंगे। हो सकता है कि जो नया कानून बने उसे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाए, लेकिन इन सब के बीच आम जनता में जहर घुल चुका है। ना तो आम हिंदू को तिरुपति बालाजी मंदिर में रखा हजारों किलो सोना मिलेगा और ना ही आम मुसलमान के लिए वक्फ बोर्ड की खाली पड़ी जमीनों में घर बनाए जाएंगे। लेकिन लड़ने लड़ाने के लिए इन्हीं आम हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत का जहर घोला जा रहा है। एक तरफ मुसलमान धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि धर्म पर इंसान का मौलिक अधिकार है, उसमें सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म के ठेकेदारों का भी यही कहना है। हैरत में मत पड़ी है, उनका ये कहना सिर्फ मंदिरों के लिए है। कुछ बाबा कहते हैं कि सिर्फ हिंदू मंदिरों का रखरखाव सरकार के पास क्यों है, वो धर्म गुरुओं के पास होना चाहिए। मतलब जहाँ माल हो वहाँ पे बाबा लोग आ जाएंगे, बीच में एंट्री हो जाएगी उनकी। लेकिन जब इस्लाम धर्म और नए वक्फ बिल की बात आती है तो वो सरकार के दखल को सही बताते हैं। मतलब मंदिर में दखल नहीं दे सरकार, लेकिन वक्फ बोर्ड में दखल देते हैं, ये बाबा लोग चाहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ राजनीति ज़्यादा है और समाधान कम, क्योंकि जो कुछ अच्छे समाधान सुझाए गए हैं उनका इतना विरोध नहीं है जैसे पहले वक्फ बोर्ड में जुड़ा जमीन का कोई भी फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल सुनाता था और कानून के हिसाब से वही फाइनल था। अब नए नियम से उस फैसले को हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। ट्रिब्यूनल के अंदर मुस्लिम महिलाओं और बोहरा मुस्लिमों की भी जगह दी गई है। इन बातों का मुस्लिम बुद्धिजीवी भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पहले फैसले के निपटारे के लिए इस्लाम धर्म के जानकार का सदस्य होना जरूरी था, अब जरूरी नहीं है। उस इलाके के कलेक्टर को सरकार की तरफ से जमीन की जांच करने, उस पर कब्जा करने जैसी बहुत सारी ताकतें दे दी गई हैं और हिंदुस्तान में और खासकर यूपी जैसे राज्यों में कलेक्टर गुलाम बनकर रह गए हैं। सरकार के नेताओं के जूते उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में वो क्या करेंगे, कैसे इशारे पे करेंगे, आप जानते हैं। ऐसे नियमों से फिर लगता है कि सरकार का मकसद केवल मुसलमान नेताओं की ताकत को चुनौती देना है, ना कि आम मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा करना। आने वाला वक्त बताएगा कि जेपीसी किस नतीजे पर पहुंचेगी। वहाँ गाली गलौज चलेगी, बोतलें फूटेंगी, राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी या फिर सच में कोई नतीजा निकलेगा।
किसी भी कानून का मकसद वर्तमान स्थिति को बेहतर करना होता है। अगर मुसलमान समाज में कुछ ठीक किया जाना है तो उसके लिए भी कानून बनाना सरकार का धर्म भी है और अधिकार भी, क्योंकि मुस्लिम भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने हिंदू या किसी और धर्म के लिए। आज तक भाजपा ये झूठा आरोप लगाती आई है कि पहले की सरकारों ने अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए काम किया है। वैसे तो इस देश की 70% जनता भूख और गरीबी से जूझ रही है, इसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए कि पहले की जनता ने अल्पसंख्यकों को रिझाया और अब ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा दिखाने के लिए इसका उल्टा करने की जरूरत भी नहीं है। जहां ऐसे कानून बनाए जाएं या किसी कानून में कुछ नियम ऐसे रखे जाएं जो अल्पसंख्यकों को सताने का काम करें। किसी भी कानून बनाने की नीयत साफ होनी चाहिए। मोदी सरकार की नीयत कितनी साफ है ये आने वाला वक्त बताएगा। सबको समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार किसी भी कीमत में मुसलमानों की हितैषी नहीं है, क्योंकि बीता वक्त इनके पक्ष में नहीं है। संसद में इनके नेता रमेश बिधूड़ी ने एक मुस्लिम सांसद के लिए गालियों और आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। उम्मीद है आने वाले वक्त में मोदी सबका साथ सबका विकास के अपने नारे को चरितार्थ करेंगे और चुनाव में कहेंगे नहीं कि मुसलमान आपका सामान ले जाएंगे, मुजरा की बात नहीं करेंगे, मुसलमानों के लिए नफरत की बात नहीं करेंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक आप मेरे साथ मिलकर सवाल पूछते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।